नमस्कार। तर्कस निःशुल्क व मुक्त शिक्षा की पहल इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार आपका पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने अपनी चर्चा समाप्त की थी इस विषय पर कि कौन से समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम पूछा जाता है, कौन से टॉपिक आते हैं, और उसी क्रम में ये बात तय हुई थी कि आज हम लोग गद्य खंड वाले विषय पर चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे। तो बोर्ड पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और ये गद्य खंड में पहला टॉपिक जो हम आप शुरू करेंगे वो व्याख्या का होगा। अमूमन आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा पीसीएस की, यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की हो, समीक्षा अधिकारी की, तो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न वो व्याख्या खंड से ही होता है, गद्य खंड से होता है, और उसमें भी जो पहला प्रश्न होता है वो व्याख्या का ही अटेम्प्ट करना होता है। तो इसलिए हम अपनी चर्चा का प्रारंभ वहीं से कर रहे हैं। कल हमने एक छोटी सी चीज़ आपको बताई थी, आज दोबारा रिमाइंड कराते हैं कि जो गद्य खंड हमसे पूछा जाता है उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ होता है कि वह गद्य खंड अपठित होगा, अर्थात हमने उसे पहले पढ़ा नहीं होगा, वो हमारे लिए सर्वथा नया होगा। परीक्षा हॉल में ही हमें उस गद्य खंड को पहली बार पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके आधार पर जो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर भी हमें देना होगा। यहाँ पर प्रश्न में एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर, अर्थात हमें अपने मन से अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर न देकर हमें उस उत्तर को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्तर में उस प्रकार का गुणात्मक प्रदर्शन या उस प्रकार के दृष्टिकोण, उस प्रकार के विषय वस्तु को लिखना अपेक्षित होता है जो गद्य खंड की मूल विषय वस्तु हो, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो ये गद्यांश हमारे लिए अपठित है, हमने पहले पढ़ा नहीं है, वहीं पर पढ़ना है। उस गद्य खंड के विभिन्न पक्षों को समझना है, उसमें क्या विचार हैं, क्या तथ्य हैं, क्या भाव निहित हैं। जिसने उस गद्य खंड को लिखा है उस गद्य खंड के विचार को व्यक्त करते समय उसकी क्या सोच थी, क्या मनाही स्थिति थी, उसका अपना क्या अप्रोच था और किस दृष्टिकोण के अंतर्गत उसने चीज़ों को लिखा है। हमें अपनी तर्क शक्ति से, अपनी विश्लेषणात्मक योग्यता से, अपनी अवबोध क्षमता से लेखक की उस मनाही स्थिति या उस दृष्टिकोण, उस विचार से जुड़ना है जिस दृष्टिकोण या मनाही स्थिति से उसने गद्य खंड को लिखा है। हमारे लिए भले अपठित है लेकिन किसी न किसी व्यक्ति ने उसको लिखा है। हमारी भूमिका गद्य खंड हल करते समय कैसी होनी चाहिए, आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि हम कहते हैं कि गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते समय हमारी भूमिका तटस्थ होनी चाहिए। तटस्थ हमारी भूमिका है लेकिन हमारे गुण, हमारा प्रदर्शन वो तटस्थ नहीं है। कैसे, इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आपने देखा होगा एक वकील अपने मुवक्किल का, अपने क्लाइंट का केस लड़ता है। किसके सामने लड़ता है? जज के सामने, कोर्ट के सामने। तो अब वकील कौन है, क्लाइंट कौन है और जज कौन है? अगर हम इस परीक्षा के अप्रोच से समझें तो हम समझ सकते हैं कि हमारा क्लाइंट वो वास्तव में लेखक है कोई जिसने इस अपठित गद्य खंड को लिखा है। तो हम मान सकते हैं कि क्लाइंट की समस्या, उसका मैटर, उसका मुकदमा वास्तव में उसके अपने पक्ष, उसके अपने तथ्य, उसके अपने विचार, वो उस मुकदमे के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है, ये सारी चीज़ें किसकी है? क्लाइंट की है। जज कौन है? वो एग्जामिनर है। वो ये देखेगा कि क्या वकील साहब ने अपने क्लाइंट का केस सही तथ्यों के आधार पर, सही तर्कों के आधार पर, वकील साहब ने अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का, अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करते हुए क्या उसके केस को जज साहब के सामने प्रस्तुत किया है। जज साहब जो निर्णय देंगे, जो उसका परिमाण निकल कर आएगा, जो उसका परिणाम होगा, तो यानी उसमें गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा, मात्रात्मक परिवर्तन क्या होगा, ये सारी चीजें किस पर निर्भर करेंगी? वकील के प्रदर्शन पर। अगर वो केस सही ढंग से प्रस्तुत करेगा, जज साहब को सेटिस्फाई कर लेगा तो जीत भी जाएगा। एक विद्यार्थी की भूमिका परीक्षा हाल में उसी तरह की होती है। गद्यांश अपठित है यानी लेखक हमारा क्लाइंट की भूमिका में है। हमें अपने क्लाइंट की मनाही स्थिति, उसके तथ्य, उसके विचार को समझना होगा
और जज जो हमारा परीक्षक होगा, जो हमारा एग्जामिनर होगा, जो संस्था होगी परीक्षा ले रही होगी, हमें उसको सेटिस्फाई करना होगा ताकि उससे हम मूल्यांकन प्राप्त कर सकें इस पक्ष पर जो कुछ हमने आंसर राइटिंग की है। तो हमारी भूमिका वास्तव में इसी प्रकार के एक वकील की हो जाती है जो तटस्थ रहते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। एक विद्यार्थी भी इसी रूप में गद्य खंड पर आधारित सवालों के उत्तर देता है। जब हमारे सामने कोई ऐसा गद्य खंड आए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। मान लीजिए कि ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ का मॉडल बनाया है। हम कल्पना कर लेते हैं कि इस तरीके का कोई एक पैराग्राफ वो हमको आपको दिया गया है। ये पैराग्राफ जो दिया जाता है अमूमन हम देखते हैं 500-700 शब्दों के मध्य का होता है। इस प्रकार का एक पैराग्राफ हमको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई गद्य खंड हमको मिले तो हमें उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम गद्य खंड को कितनी बार पढ़ें। ये हमारी मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। अगर हमको बात 1 बार, 2 बार में समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है, कोई उसमें पॉइंट छूटा रहता है तो हम उसको तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं, चौथी बार भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी मानसिक योग्यता और हमारा टाइम मैनेजमेंट इस पर निर्भर करता है। उद्देश्य कुल मिलाकर इतना है कि गद्य खंड में जो बातें कही गई हैं उनको भली भांति समझना है। कैसे समझना है और गद्य खंड की किन बातों को समझना है, इसके लिए आप इस पॉइंट पर आइए। जिस लेखक ने इसको लिखा है, जाहिर सी बात है उसके मन का कोई न कोई भाव रहा होगा। जैसे हम आप देखते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी मनाही स्थितियां बनती हैं, सुख की, दुख की, आशा की, निराशा की, साहस की, प्रेरणा की, उपदेश की, बहुत सारी इस प्रकार के मनाही स्थितियां वो हमारे मन में बनती हैं। तो हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, उस हमारे कृत्य के पीछे, जो कहते हैं उस विचार के पीछे हमारी एक भावात्मक स्थिति भी होती है, हमारे मन की एक अवस्था भी होती है। तो हमें गद्य खंड पढ़ते समय ये देख लेना चाहिए कि लेखक जब इन बातों को कह रहा है तो वास्तव में उसकी मनाही स्थिति कैसी है, उसके मन का भाव कैसा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मनाही स्थिति शब्द का भी उल्लेख किया गया है। किसकी मनाही स्थिति? लेखक की, लेखकीय दृष्टिकोण व मना स्थिति। तो एक पक्ष तो हमारा भाव पक्ष हो जाएगा, दूसरा हमारा विचार पक्ष होगा, यानी जो उसमें तथ्य निहित होंगे या जिस बात को उसमें बल दिया गया होगा, जो उद्देश्य उसमें बताया गया होगा। तो मोटे तौर पर गद्य खंड के 2 पक्ष हो जाते हैं, एक उसका भाव पक्ष हो जाता है और दूसरा उसका विचार पक्ष हो जाता है। लेखक के दृष्टिकोण और मनाही स्थिति से क्या तात्पर्य है? दृष्टिकोण से हमें उसके विचार पक्ष का पता चलता है और मनाही स्थिति से हमें उसके भाव पक्ष का पता चलता है। तो इस तरीके से हम गद्य खंड को 2-3 बार पढ़कर उसके दृष्टिकोण और मनाही स्थिति का पता लगा लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वास्तव में उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति ने कोई बात व्यंग्यात्मक मनाही स्थिति में कही हो, उसका व्यंग का भाव रहा हो, या हो सकता है उसका प्रेरित करने का भाव रहा हो। हम आप देखते हैं कभी कभी शब्दों के या वाक्यों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस शब्द का अर्थ तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम उसके पीछे की मनाही स्थिति को, उसके दृष्टिकोण को ना समझे। मित्र मंडली में आपने देखा होगा, कई बार आप चर्चा करते हैं और आप अपने मित्र की किसी बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जब आप उसको पूछते हैं, उसको कहते हैं, तब वो कहता है कि नहीं यार, तुमने मेरी बात को गलत समझा, दरअसल मैं जो तुम समझे हो वो नहीं कहना चाहता था, मेरे कहने का भाव ये था, ये मैं इस तरीके से कहना चाहता था। यहाँ आप देखिए शब्द तो वही हैं, लेकिन भावों को सही ढंग से ना समझ पाने के कारण उनकी स्थिति या उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए जब हम किसी गद्य खंड के भाव पक्ष और विचार पक्ष को समझेंगे अच्छी तरीके से, लेखकीय दृष्टिकोण और मनाही स्थिति को समझेंगे, तभी हम इस गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के साथ न्याय कर सकते हैं और उनका उचित उत्तर दे सकते हैं। प्रायः विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं, वो इस बात को सही ढंग से समझते नहीं हैं, इसको अपूर्ण ढंग से पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके बाद हड़बड़ी में उत्तर दे देते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि उत्तर की जो सटीकता होनी चाहिए, उत्तर की जो सहजता होनी चाहिए, उत्तर की जो लेखकीय दृष्टिकोण और मनाही स्थिति के अनुसार अनुकूलता होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है और ऐसी दशा में उनका मूल्यांकन खराब होता है। तो यहाँ पर परीक्षक हमारे अंदर इसी बात को विशेष रूप से कोट करना चाहता है
कि क्या हमारी मानसिक योग्यता इतनी है कि हम दूसरे द्वारा कही गई या लिखी गई बात को उसके दृष्टिकोण से समझ सकें। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप प्रशासन में जाएंगे, किसी पद पर बैठेंगे, तो आपको पद के अधिकार मिल जाएंगे। उन अधिकारों का प्रयोग आपको किसके लिए करना है, किस दिशा में करना है। तो जो कोई पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आएगा, उस पीड़ित के लिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे कि पीड़ित की क्या मना स्थिति है, उसकी जरूरत क्या है, वो चाहता क्या है। तो आपको पीड़ित की बात अपने हिसाब से नहीं समझनी होगी, आपको पीड़ित की बात वास्तव में पीड़ित के मानसिक धरातल पर जाकर समझनी होगी। लेकिन उसकी पीड़ा का समाधान किस स्तर पर करना होगा, अपनी योग्यता और अपने अधिकारों के स्तर पर। यही बात ठीक यहाँ पर लागू होती है कि प्रशासन में इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह का सिलेबस डिजाइन किया गया है, जिससे आपके भीतर इस प्रकार के मानसिक गुणों का विकास किया जा सके। तो हमारा गद्य खंड के संदर्भ में पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम गद्य खंड को 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़कर लेखक के दृष्टिकोण और मना स्थिति को अच्छी तरीके से जान लें। अब इसके बाद आता है कि व्याख्या हमें किसकी करनी है। तो आपको गद्य खंड में सवाल मिलेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश का मतलब ये जैसे गद्य खंड दिया गया है, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि 3 पार्ट रेखांकित किया गया है। कौन कौन सा? एक पार्ट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित किया है, ये हमारा आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित किया गया है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित किया है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो अब देखें कि एक ही गद्य खंड के भीतर 3 अलग अलग भागों को रेखांकित किया गया है। हमसे कहा गया रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। कभी कभी कुछ लड़के क्या करते हैं कि वो तीनों की व्याख्या एक साथ कर देते हैं। ये गलत है और इस आधार पर आपका मूल्यांकन खराब होगा, नहीं होगा, आपके उत्तर को सही ना मानकर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात जो क्लियर करनी है कि तीनों जो रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या अलग अलग ही करनी है। तो यानी एक तो हम हर चीज की व्याख्या कैसे करेंगे, तीनों की अलग अलग। एक बात हमको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि तीनों का पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनका एक क्रम है। पहला रेखांकित अंश ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो जब हम व्याख्या करने लगे तो हमें इसी क्रम के अनुसार ही व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा करना गलत होगा कि हम दूसरे या तीसरे की व्याख्या पहले पर कर दें और पहले की व्याख्या बाद में करें या दूसरे की व्याख्या तीसरे के बाद करें। यदि ऐसा करते हैं तो यह भी गलत होगा। इसलिए व्याख्या में हम क्रमवार का ध्यान रखेंगे। जिस क्रम में उनको रेखांकित किया गया है उसी क्रम में हम व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे, व्याख्या का मॉडल कैसा होना चाहिए? 2 चीजें होती हैं। आप एक साधारण सी बात समझिए कि किसी बात का होना और किसी बात का जैसी वह है वैसा दिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों आवश्यक हैं। किसी बात का होना जितना आवश्यक है उतना ही उस बात का जिस रूप में वह है उस रूप में दिखना भी आवश्यक है। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, लेकिन अगर अपनी योग्यता का प्रदर्शन वह सही समय पर नहीं करता है, सही ढंग से नहीं करता है, तो फिर उसकी योग्यता और किसी अयोग्यता में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए आवश्यक यह है कि योग्यता हो ही नहीं, वो सही रूप में दिखे। तो उत्तर सही लिखना ही जरूरी नहीं है, सही ढंग से भी लिखना जरूरी है। तो 2 बातें, उत्तर सही लिखना और उत्तर सही ढंग से लिखना, ये दोनों बातें हमें व्याख्या करते समय या गद्य खंड में कोई भी उत्तर देते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो 2 बातें क्लियर हो गई कि प्रत्येक खंड की व्याख्या अलग अलग करेंगे। दूसरा कि व्याख्या करते समय जो क्रमवार स्थिति है उस क्रम का हम ध्यान रखेंगे। अब व्याख्या करने का हमारा फॉर्मेट कैसे होगा, उस चीज को हम आप कैसे तय करेंगे। मान लीजिए कि एक खंड हमने उठाया कि पहले खंड की हम व्याख्या वो शुरू करेंगे। कॉपी में हम आप स्थिति अपनी डाल देंगे कि मान लीजिए पहला प्रश्न ये रहा है, तो हम डाल देंगे इस तरीके से कि ये प्रश्नोत्तर हो गया 1। प्रश्नोत्तर 1 का कोई खंड है तो हमने डाल दिया खंड का। अब यहाँ पर व्याख्या करना हमको शुरू करना है, तो ऊपर एक हेडिंग इस तरीके से डाल देना जरूरी हो जाएगी कि ये व्याख्या, ताकि पता हो जाए कि प्रश्नोत्तर 1 का जो व्याख्या का पोर्शन है
वहां से हम व्याख्या करना शुरू कर रहे हैं। तो कॉपी में सबसे ऊपर फ्रंट पर ये इस जगह पर, जैसे यहां अगर हमने हेडिंग डाल देते हैं इस तरीके से, ये व्याख्या, तो यहां पर हमने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी, यहां हमने व्याख्या हेडिंग डाल दी, अब नीचे हम व्याख्या करना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए हमें पहला खंड उठाते हैं, तो यहां पर हम इस तरीके से एक रोमन अंक तय कर दें जितने भाग हैं, और यहां पर व्याख्या करते समय हमने ये लिख दिया पहला। तो अब इसका मतलब टीचर ये समझ जाएगा कि ये पहली व्याख्या हमने यहाँ पर की है। व्याख्या करते समय आप जरा एक बार खुद को रिमाइंड करिए और हाई स्कूल इंटर की तरफ चलिए, जहां आपने पहले भी इस तरह के सवालों के उत्तर दिए होंगे। वहां पर आप 2-3 काम करते थे। पहला काम क्या करते थे कि जिस रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसके पहले 1-2 शब्द ले लेते थे और लास्ट वाले 1-2 शब्द ले लेते थे, ठीक है। और इस तरीके से पहले 1-2 शब्दों को हम यहाँ लिख देते थे, लास्ट वाले शब्दों को हम यहाँ लिख देते थे, ठीक है। तो जिस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी हो, उसके पहले 1-2 शब्द और आखिरी 1-2 शब्दों को लेकर इस तरीके से कॉपी में यहाँ पर लिख दिया जाना चाहिए। अब ये जो बीच का स्थान बचेगा, ये वास्तव में रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त, वहां पर कोई चीज रह गई है, इसकी सूचना भी हमें एग्जामिनर को देनी होगी। जब आप हिंदी के व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ेंगे, तो विराम चिन्हों के प्रयोग में आप एक चीज ये भी देखेंगे कि वहां पर रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, इसका भी उपयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह आपको कहा जाता है? जैसे आप कहते हैं रिक्त स्थान पूर्ति सूचक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ये चिन्ह वास्तव में हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक प्रकार का विराम चिन्ह है। कुछ परीक्षाओं में विराम चिन्ह भी पूछे जाते हैं। कैसे लगाया जाना चाहिए, विराम चिन्ह का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये भी हमारे आंसर राइटिंग का एक भाग है। नहीं जानने की स्थिति में हम गलती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 अक्षर हमने कोई लिखा है, 2 शब्द कोई लिखा है, एक शब्द का हो गया, एक शब्द खा हो गया, तो इनके बीच अगर हमें रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह लगाना है, तो हम वो चिन्ह कैसे लगाएंगे? किसी अक्षर का जो ये वाला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं अक्षर का पाद प्रदेश। पाद प्रदेश मतलब पाद का अर्थ पैर और प्रदेश का मतलब वह क्षेत्र। तो किसी अक्षर का पैर कहाँ होगा? उसका निचला भाग होगा, तो ये एरिया। तो दोनों अक्षरों का जो पाद प्रदेश हो या दोनों शब्दों का जो पाद प्रदेश हो, उनके मध्य एक बिंदुवार रेखा होनी चाहिए। ये देखिए, बिंदु के रूप में रेखा होनी चाहिए जो उन दोनों शब्दों के या अक्षरों के पाद प्रदेश को मिलाती हो। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गलती कहाँ पर होती है? कई लोग होते हैं जो का लिखे और इस तरीके से लिखे, और अगर उनको रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह लगाना है तो वो या तो ऐसे ऐसे खींच दिए जल्दी में, ठीक है, या तो परीक्षा के दबाव में क्या किए, सीधे ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है, या कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ उतारने लगते हैं। वो इस जगह पर जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है उसको वो पूरा का पूरा लिखने लगते हैं। तो ये तरीके गलत हैं। न तो हमको इस अंश को यहाँ पूरा लिखना है, न ही इस तरीके से लाइन खींचकर हमको खाना पूर्ति करनी है। जो व्याकरण की भी दृष्टि से ठीक है, जो उसका मानक तरीका है, हमें उसी रूप में उसको लिखना चाहिए। तो पहले जब हम कोई चीज लिखेंगे तो अक्षर के पाद प्रदेश से रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करते हुए इस ढंग से हम उस गद्य खंड के पहले 1-2 शब्दों का, लास्ट के 1-2 शब्दों को इस तरीके से लिखकर उनके बीच में रेखा बना देंगे। तो एक काम तो हम ये करेंगे। दूसरा काम कि अब हमको नीचे एक हेडिंग डालनी होगी, ससंदर्भ व्याख्या। आपने हाई स्कूल इंटर में देखा होगा कि हम 2-3 चीज लिखते थे। पहले हम संदर्भ लिखते थे, फिर प्रसंग लिखते थे और फिर व्याख्या लिखते थे। तीनों में अंतर क्या है? व्याख्या का मतलब होता है कि कोई चीज जो दी गई है उसको एक्सप्लेन करना। प्रसंग का मतलब क्या होता है कि लेखक का क्या दृष्टिकोण था, क्या मन स्थिति थी, उसके साथ हम परीक्षक को या पढ़ने वाले को जोड़कर ये बता सकें कि जो बात कही जा रही थी वास्तव में इस सेंस में कही जा रही थी। तो उसके सेंस को प्रदर्शित करने वाला जो भाग होता था वो प्रसंग होता था। और संदर्भ का मतलब होता था कि जो कुछ हमको दिया गया है वो कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है। तो आप रिमाइंड करिए कि पहले हम लोग इस तरह लिखते थे कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कथा भारती के इस अध्याय से लिया गया है जिसके लेखक ये हैं, कुछ इस तरह लिखते थे। प्रसंग में हम लिखते थे कि इसके माध्यम से लेखक ने भगवान राम के वनगमन के प्रसंग को या आदि आदि कुछ इस तरह की बात कहनी चाहिए, और इसके बाद हम व्याख्या लिखना शुरू करते थे।
लेकिन चूंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, टाइम भी कम होता है और स्पेस भी कम होता है। चूँकि अब प्रश्न जो है वो कॉपी में छपकर आते हैं और एक हमको टाइम स्लॉट के साथ साथ एक स्पेस स्लॉट भी दिया जाता है। अब अनलिमिटेड हम नहीं लिख सकते हैं, तो अब हमें टाइम का भी सीमा है और जगह की भी सीमा है। निर्धारित सीमा में निर्धारित जगह पर हमको वो लिखना है। तो ये ध्यान हमको रखना होता है कि अब हम इस वाले कॉलम को इस तरीके से बना लेंगे, ससंदर्भ व्याख्या, और यहाँ पर हम व्याख्या लिखना अपना शुरू करेंगे। संदर्भ को हम पहली ही 2 लाइनों में समाहित कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। कैसे लिखना है अभी उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम ससंदर्भ व्याख्या लिखेंगे। 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, इसमें हमारी आपकी व्याख्या आएगी। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर व्याख्या कितने शब्दों में होनी चाहिए। ठीक है, कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि व्याख्या जितने अंश की आपको व्याख्या करनी हो उसकी 4 से 5 गुना होनी चाहिए। 4 से 5 गुना होनी चाहिए। ये व्याख्या की कहते हैं कि इस प्रकार की एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि व्याख्या कितने शब्दों में हो इसकी शब्द सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके लिए जो एक शब्द दिया गया है वो आप कह सकते हैं कि वह पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। पर्याप्त अर्थात कितना सफिशिएंट हो, उतना जितने में लेखकीय दृष्टिकोण, लेखक का मंतव्य जो वो कहना चाहता है वह स्पष्ट हो जाए और परीक्षक को उसकी बात भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि 4 या 5 गुना में लिखा जाए। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर हमको एक रेखांकित अंश दिया गया और उस रेखांकित अंश में लिखा गया है सत्य ही ईश्वर है, ये सत्य ही ईश्वर है, और इस तरीके से एक अंश रेखांकित कर दिया गया। मान लिया गद्यखंड का किसी का हिस्सा है और हम आपसे कहें कि आप इसकी 4 से 5 गुना में व्याख्या करिए, तो मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4, अधिकतम हम 5 गुना ले लें तो 20 शब्द हो गए। 20 शब्द कितने में लिखा जा सकता है? आप लोग अगर पहले मुख्य परीक्षा दिए होंगे तो आपको अनुभव होगा कि यूपीपीएससी की या यूपीएससी की कॉपी में एक लाइन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 शब्द ही लिख सकते हैं। तो अगर हम 8 शब्द भी मान लें तो 20 शब्द कितना हुआ? कुल मिलाकर 3 लाइन हुई। तो क्या इतनी छोटी व्याख्या सफिशिएंट होगी? क्या इससे लेखक का दृष्टिकोण और मंतव्य पता चल जाएगा? क्या इससे परीक्षक व्याख्या की बात को पूरा समझ लेगा? या व्याख्या का जो सेंस है क्या वो पूरी तरीके से निकल आएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि व्याख्या करते समय हमें इस पर्याप्त शब्द को ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या की शब्द सीमा पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान रखी जा सकती है कि चूंकि हमारे पास एरिया स्लॉट है, स्पेस है और टाइम है, तो इसलिए टाइम और स्पेस का मैनेजमेंट करते हुए न उसे बहुत बड़ी लिखें न बहुत छोटी लिखें। 5-6 लाइन 7 लाइन तक हम उसको सीमित रखें। तो 5-6-7 लाइन में हम अपना मंतव्य समझा भी सकते हैं और परीक्षक को बात समझ में आ जाएगी। तो व्याख्या की शब्द सीमा क्या हो, इस विषय में आप इस अवधारणा को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पर व्याख्या लिख दी। अब व्याख्या लिखने के बाद यहाँ पर कुछ और डेकोरम होता है जिसे मेंटेन करना पड़ता है। ये डेकोरम क्या है और इसे क्यों मेंटेन करना पड़ता है, आइए जरा इस पर चर्चा कर लें। तो ये 2 रूपों में होता है, एक जिसे हम शब्दार्थ कह सकते हैं और दूसरा जिसे हम टिप्पणी कहते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी क्या होती है और लिख देने से फायदा क्या है? शब्दार्थ जो होता है वो सीधा सीधा है, किसी शब्द का अर्थ। कौन से शब्द का अर्थ इसमें लिखा जाए? तो यहां ध्यान रखिएगा, ये ऊपर जो लाइन हमने लिखी है, यानी ये जो पहले अंश की हम व्याख्या कर रहे थे, हमें इस शब्दार्थ लिखने का चुनाव इसी शब्द में से करनी। आपको दिमाग में क्या बात क्लियर रखनी है? यानी ये शब्दार्थ जो हम लिखना चाहते हैं ये न तो पूरे गद्य खंड से लिए जाएंगे, न ही जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं उससे इतर किसी रेखांकित अंश से लिए जाएंगे। इसको कहाँ से लेना है? जो अंश हमने रेखांकित किया है और जिसकी हम व्याख्या यहाँ कर रहे हैं उसी रेखांकित अंश का हम कोई शब्द ले लें। कौन सा शब्द लें? आप जब उसको लाइन को पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई ऐसा थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा क्लिष्ट ऐसा शब्द आपको मिल जाएगा जिसका एक सरल अर्थ भी होता होगा। तो आप ऐसे क्लिष्ट शब्द को यहाँ से लीजिए
और इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइए, शब्दार्थ हेडिंग डालिए, शब्द अर्थ, और यहाँ पर आप शब्द लिखिए और ये अर्थ लिखिए। ये शब्द जो आपने इसमें से कहीं से लिया है, यहाँ पर शब्द लिखें और उसका यहाँ पर अर्थ लिखें, जो अर्थ उसका सटीक होता हो। एक से अधिक अर्थ आपको अगर पता है तो एक ही अर्थ लिख दीजिए, पर्याप्त होगा। जो ज़्यादा उचित हो वो अर्थ आप वहाँ पर लिख दीजिए, कोई दो लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। कितने शब्दों का अर्थ लिखा जाए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 शब्दों का अर्थ लिखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास और स्पेस बच रहा है तो 3 का लिखा जा सकता है, लेकिन 3 से अधिक का भी नहीं लिखेंगे और 2 से कम का भी नहीं लिखेंगे। क्यों? अगर हम केवल 1 का लिखते हैं तो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी कि ये अधूरा लगेगा, अधूरापन यहाँ पर दिखाई देगा। और 3 लिखेंगे तो टाइम भी लॉस होगा, एरिया भी लॉस होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से 2 यहाँ पर सफिशियंट होना चाहिए, तो 2 हम यहाँ पर लिख दें। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि शब्दार्थ लिखना है, हमको इसी में से किसी 2 शब्द का अर्थ लिखना है। दूसरी चीज होती है टिप्पणी। टिप्पणी क्या होती है? जो कुछ हमने ये व्याख्या किया है इससे रेलिवेंट, इससे प्रासंगिक, लेखक के इस प्रकार के विचार को या इस प्रकार के दृष्टिकोण को और ज़्यादा मजबूत करने वाला, और ज़्यादा पुष्ट करने वाला कोई ऐसा सूक्ति कथन, कोई ऐसी काव्य पंक्ति वो अगर हो तो हम उसे टिप्पणी में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ जिस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं उसके विषय में रामचरितमानस का कोई दोहा है जो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, और जो लेखक ने यहाँ कहा है वह भी उसी की ही पुष्टि करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में टिप्पणी हेडिंग डालेंगे, इन्वर्टेड कामा के भीतर इस तरीके से हम उस दोहे को या चौपाई को लिख देंगे और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाकर कामा बंद कर देंगे। नीचे डैश करके हम जहाँ से वह लिया गया हो उसको हम लिख देंगे। कोई ऋग्वेद का श्लोक है, भगवद गीता का है, रामचरितमानस का है तो वो लिख देंगे। दूसरा काम किया जा सकता है, कोई सूक्ति कथन किसी महापुरुष का जो वास्तव में लेखक के इस दृष्टिकोण को ही पुष्ट करता हो, तो ऐसा सूक्ति कथन भी हम इन्वर्टेड कामा के भीतर लाकर लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे उस लेखक का या उस महापुरुष का, उस विद्वान का हम नाम भी लिख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, शेक्सपियर ने क्या कहा, कालिदास ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। जब आप पढ़ते लिखते रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे कोटेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसी काव्य पंक्तियाँ होती हैं, तो आप अपने उस समृद्ध ज्ञान का उपयोग यहाँ पर करिए। 2-3 महत्वपूर्ण बातें और ध्यान रखनी है कि हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि टिप्पणी वह रेलिवेंट हो, इससे जो बात एक बार हम इसमें कह दें उसी को हम टिप्पणी में ना लिखें। मान लीजिए महात्मा गांधी के किसी बात को आपने व्याख्या में भी प्रासंगिक रूप से उद्धृत किया है तो उसी बात का रिपीटेशन ना करें, फिर कोई नई बात हम यहाँ पर लिखें। तो टिप्पणी लिखते समय ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि शब्दार्थ और टिप्पणी ये व्याख्या में लिखना आवश्यक नहीं है, यानी ये कोई उसका अनिवार्य भाग नहीं है, ये ऐसे सीरीज है, हम चाहें तो लिखें चाहे तो ना लिखें। अब हमको करना क्या चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी के दृष्टिकोण से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसमें से कुछ न कुछ जरूर लिखें। क्यों लिखें? 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि व्याख्या में जो कुछ हमने लिखा है उस बात को हम इस रेलिवेंट टिप्पणी के माध्यम से या शब्दार्थ के माध्यम से और ज़्यादा क्लियरिफाई कर सकते हैं, और ज़्यादा उसको हम स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या हो सकता है कि टीचर को भी ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में इस विद्यार्थी के भीतर न केवल डाइवर्सिटी है, किसी चीज़ के प्रेजेंटेशन को लेकर न केवल डाइवर्सिटी है बल्कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी है। इसने व्याख्या भी किया है, टिप्पणी या शब्दार्थ भी लिखा है, तो इसके भीतर ये दिखाई देता है कि चीज़ों की समझ को लेकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण भी है। तो दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाएगी। तीसरी चीज कि किसी भी चीज को जानना और जानने के साथ कुशलतापूर्वक उसका प्रयोग करना। तो टीचर को यह बात हमारे इस फॉर्मेट से स्पष्ट हो जाएगी कि लड़का या विद्यार्थी न केवल इन बातों को समझ रहा है बल्कि रेलिवेंट रूप में उसका प्रयोग भी करना वह जानता है, कुशलता के साथ जहां जैसी जरूरत लगेगी उसका प्रयोग करेगा। चूंकि परीक्षा में हमको 1 से अधिक रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, आमतौर पर ये 3 होते हैं या कहीं कहीं पर 4 भी होते हैं,
तो मान लीजिए कि 3 या 4 रेखांकित अंशों की हमको व्याख्या करनी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सब में शब्दार्थ टिप्पणी लिखें। ये इतना भाग तो आपका अनिवार्य है, यानी ससंदर्भ व्याख्या ऊपर का ये हिस्सा और व्याख्या तक ये फॉर्मेटिंग तो आपकी अनिवार्य है, ये तो लिखना है। अब हम क्या करें, मान लीजिए हमको 3 व्याख्या लिखनी है, तो एक में हम शब्दार्थ लिख दें, एक में हम टिप्पणी लिख दें और एक में हम कुछ ना लिखें, छोड़ दें। फायदा क्या होगा, टीचर को तीनों व्याख्या जांचने के दौरान ये पता चल जाएगा कि इनको टिप्पणी और शब्दार्थ क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, रेलिवेंट रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, इस बात की भी जानकारी इनको है। दूसरी चीज कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। हम अगर सब में सारी चीज लिखेंगे तो टाइम भी लॉस होगा, एरिया भी लॉस होगा, स्पेस भी उतना नहीं होगा। अगर हम अलग अलग ढंग से दिखाएंगे तो कहीं शब्दार्थ लिख देंगे, कहीं टिप्पणी लिख देंगे, कहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो हमारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा, स्पेस भी मैनेज हो जाएगा, टीचर को भी पता चल जाएगा कि हमें ये चीज़ें आती हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ हम ऐसा उसका प्रयोग करेंगे। हो सकता है एक महत्वपूर्ण बात और कि हो सकता है हमें इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी याद आ जाए या हमें कोई शब्दार्थ इसमें मिल जाए, इसमें हमें कोई शब्दार्थ या टिप्पणी ना मिले, तब हम क्या कर सकते हैं, तब ये चीज़ जब आप गद्यखंड पढ़ेंगे और रेखांकित अंशों को पढ़ेंगे तभी आप अपने मन में ये बात क्लियर कर लीजिए कि वास्तव में किस में हम टिप्पणी डालें, किस में हम शब्दार्थ डालें और किस में हम कुछ न डालें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी उसी समय तय कर सकते हैं। यहीं पर आप मार्क कर लीजिए कि इसमें इस शब्दों का अर्थ लिख दिया जाएगा, इसमें टिप्पणी लिख दिया जाएगा, इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले से प्री प्लान्ड हो गए, आपने अपनी स्ट्रेटजी सेट कर ली और उसके बाद अब आप अपने इस फॉर्मेट को इस ढंग से लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये बात हो गई कि हम व्याख्या किस फॉर्मेट में लिखेंगे और व्याख्या में कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारी चीजें आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ये ससंदर्भ व्याख्या, शब्दार्थ, टिप्पणी, ये शब्द, ये अर्थ, ये आप ब्लैक पेन से या किसी बोल्ड पेन से लिख सकते हैं और बाकी चीजें वो आप ब्लू कलम से लिख सकते हैं। इसमें किसी चीज को अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके मन में आए कि व्याख्या में आपने कोई महत्वपूर्ण बात लिखी है तो आप उसको अंडरलाइन कर दें, तो ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, आप बस इसी फॉर्मेट में लिख दें, अंडरलाइन वगैरह जरूरी नहीं है। अब दूसरी चीज हम आप आते हैं इस फॉर्मेट के बाद कि व्याख्या क्या होती है और व्याख्या करते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्याख्या कैसे करना चाहिए। तो आइए जरा इस बात को भी समझें। पहले हम आप व्याख्या शब्द को ही डिस्क्राइब करते हैं कि व्याख्या क्या है। तो आप देखें तो व्याख्या को यदि हम तोड़ें, किसी भी शब्द का निर्माण अक्षरों से मिलकर होता है। हम आप जानते हैं कि वर्ण जो है वो स्वरों के साथ मिलकर अक्षरों का निर्माण करते हैं और अक्षर फिर आपस में युग्मित होकर शब्द निर्माण की तरफ बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे शब्दांश या बहुत सारे अक्षर भी शामिल होते हैं। तो व्याख्या को हम इसी रूप में तोड़ेंगे। जब आप कोई संधि पढ़ते हैं या संधि के कॉन्सेप्ट को समझते हैं या आप अक्षर निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो वहाँ इस सब का ज्ञान आपको अच्छी तरीके से कराया जाता है। व्याख्या को जब हम तोड़ेंगे तो हमें 2 शब्द प्राप्त होगा। एक शब्द प्राप्त होगा वी और एक शब्द प्राप्त होगा आख्या। तो यहाँ ये 2 चीजें हैं। वी क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है और आख्या यह मूल कॉन्सेप्ट है व्याख्या का। तो समझते हैं उपसर्ग क्या होता है, जरा इसकी भी चर्चा कर लें। उपसर्ग मैंने आपको बताया कि शब्द का निर्माण वो अक्षरों के स्वरों के मिलने से होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाते हैं, अर्थात जब वो पद निर्माण की तरफ बढ़ते हैं तो अनमेच्योर रह जाते हैं, बीच में ही वो रुक जाते हैं और इस तरीके से उनका पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अक्षर स्वयं में अर्थ नहीं देगा। जब कई अक्षर आपस में युग्मित होकर एक पद या शब्द का निर्माण करेंगे तो वह शब्द या पद अर्थवान होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो शब्द है वह ब्रह्म है। क्यों कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ईश्वर है? इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में शब्द या पद ही अर्थवान होता है। आप देखते हैं शब्दों का हिंदी में, कभी मैं उस पर अलग से आपको चर्चा करूंगा, शब्दों का हिंदी में इतना चमत्कारिक प्रभाव होता है कि यह मनुष्य की प्रवृत्ति को, उसकी सोच को, उसके एक्शन रिएक्शन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। आप कभी इसको अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव करिए कि हम किसी को
प्रणाम करते हो, कोई हमसे कह देता है खुश रहो बेटा, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, जाओ प्रसन्न रहो, आनंद से रहो। तो यहाँ देखिए आनंद, प्रसन्न, सिलेक्शन एक शब्द ही तो है, लेकिन ये शब्द क्या करता है, उसके भी मन को सकारात्मक कर देता है जिसने कहा है, और हमारे लिए कहा है, तो मेरी प्रतिक्रिया भी उसके मन में क्या होती है, बहुत सुखद होती है, सकारात्मक होती है। जो ऐसा कहता है उसके प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता भर जाती है, हम उसके प्रति भी अपने आप को अनुग्रहित महसूस करते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई व्यक्ति हमको गाली दे दे, तो गाली भी तो एक शब्द ही है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, चेहरा लाल हो जाएगा, हाथ में कुछ होगा तो उठाकर मार देंगे, हम भी उल्टा सीधा कुछ बोलने लगेंगे, यानी पूरी तरीके से हम कैसी स्थिति में आ जाएंगे, उत्तेजना की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप देखिए कि शब्द का प्रभाव कैसा रहा। जब आशीर्वाद वाला शब्द आया तो हमारा एक्शन रिएक्शन क्या रहा, हमारे शरीर की भावात्मक विचारात्मक स्थिति क्या रही, और जब गाली वाला शब्द आया तो हमारी स्थिति क्या रही। तो इसीलिए हिंदी में शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। आप भी ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में किसी के लिए भी शब्दों का जब प्रयोग करिए तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ये किसी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। परीक्षा में भी जब आप अपने शब्दों को खर्च करिएगा तो बहुत सोच समझ कर ही खर्च करिएगा। तो कभी कभी मैंने आपको बताया कि जब अक्षर शब्द निर्माण की तरफ बढ़ते हैं तो वे पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं, अनमेच्योर रह जाते हैं, और अनमेच्योर ऐसे जो टुकड़े बचते हैं उन्हीं का भाषा निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय की भांति उपयोग कर लिया जाता है। क्योंकि भाषा निर्माण के लिए जो हमारे व्याकरणिक थे, जो व्याकरण शास्त्री थे, वो भी बहुत ही जागरूक किस्म के थे, और आप कह सकते हैं कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहते थे। तो भाषा निर्माण में जो बन गया वो तो अच्छा ही है, जो नहीं बना उसका भी उपयोग किसी न किसी रूप में कर लिया जाए। जैसे आप अपने घर में जब देखते होंगे कि कोई बढ़ई या राजगीर मिस्त्री आता है और किसी बढ़ई ने आपके घर में कुछ लकड़ी से एक चारपाई बनाई, कुर्सी बनाई, मेज बनाई, तो बाद में जो छोटे टुकड़े उसके बच जाते हैं उस कुर्सी के निर्माण के प्रक्रम में, तो उन छोटे टुकड़ों से भी बाद में देखते हैं वो कोई सार्थक चीज बना देता है। तो उसी तरीके से हमारे भाषा शास्त्रियों ने क्या किया कि जो ऐसे अनमेच्योर टुकड़े बच गए थे उनका उपसर्ग और प्रत्ययों के रूप में उपयोग कर लिया। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, इनकी चर्चा अलग की जाएगी। तो उपसर्ग या बी एक प्रकार का उपसर्ग है, ऐसा हम कई अन्य शब्दों में भी देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक शब्द है विजय, एक शब्द है विनाश, एक शब्द है विकास। तो यहाँ आप देखेंगे वी, ये देखिए सब में पूर्व लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार का उपसर्ग है, और ये इस तरीके से आपको हिंदी में बहुत जगह मिलेगा। ये काम क्या करता है, ये वास्तव में उपसर्गों की कई सारी विशेषता है, उसमें से एक विशेषता यह है कि जब वो किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में एक नवीनता लाते हैं, उसके अर्थ में एक चमक उत्पन्न करते हैं। उनकी एक प्रकृति यह भी होती है कि जब वो किसी के साथ जोड़ते हैं तो वास्तव में उसके मूल अर्थ को और ज़्यादा प्रभावशील बना देते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। तो यहाँ पर यह वी उपसर्ग इसी तरीके से काम कर रहा है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आइए, इस शब्द को देखिए, नाश और विनाश में क्या अंतर है। तो नाश कहने से हमें वास्तव में सामान्यीकरण का बोध होता है। नाश का मतलब हम ये तो समझते हैं कि नष्ट हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया, लेकिन एक सामान्य रूप में समझते हैं। लेकिन जब हम विनाश कहते हैं तो विनाश कहने में नाश की तीव्रता बढ़ जाती है, नाश की चमक बढ़ जाती है, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, नाश और विनाश के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लगभग अर्थ वही है, लेकिन नाश कहने से सामान्य अर्थ का बोध होता है, और विनाश कहने से उस अर्थ का उद्दीपन, उसकी चमक, उसकी तीव्रता, उसकी डेप्थ ये बढ़ जाती है। ये किसके कारण संभव हुआ, उपसर्गों के कारण ही संभव हुआ। तो ये वी इसी प्रकार का एक उपसर्ग है जो आख्या के साथ जुड़ा हुआ है। आख्या का मतलब क्या होता है, आख्या का मतलब होता है किसी चीज का विवरण, किसी चीज की रिपोर्ट, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन करना। ठीक है, किसी चीज की रिपोर्ट करना, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन करना, किसी चीज का विवरण तैयार करना, किसी चीज को डिटेल में बताना। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में डिटेल का, रिपोर्ट का, विवरण का जो कुछ अर्थ समझते हैं, वास्तव में उसी संदर्भ को ये आख्या व्यक्त करती है। प्रशासन में जब आप जाएंगे तो ये शब्द आपको रोज मिलेगा। कभी आपसे किसी विषय की आख्या मांगी जाएगी, कभी आप किसी विषय की आख्या मांगेंगे। जैसे कोई छोटी सी घटना हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हम अपने कर्मचारी को कहेंगे कि आप जरा इसकी आख्या बनाकर हमको दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया,
तो अब हम आपके उस एप्लीकेशन के आधार पर कार्यालय से एक आख्या मांग लेंगे, कहेंगे कि इनकी छुट्टी के संबंध में आख्या दीजिए। तो आख्या में क्या करेगा वो? आख्या में आपने पहले कितनी छुट्टियां ले रखी हैं, किस किस प्रकार की छुट्टियां ले रखी हैं, आपकी कितनी छुट्टी बची है, इस सब की एक रिपोर्ट बनाकर वो दे देगा, उस सबका एक विवरण दे देगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आख्या कहते हैं। प्रशासन में बहुत सारी घटनाओं की आख्या मांगी जाती है, दी जाती है, और ये वहाँ का एक बहुत प्रचलित शब्द है। तो यहाँ भी आख्या को इसी रूप में हमें समझना चाहिए कि वास्तव में किसी का विवरण है, किसी का डिटेल है, किसी की एनालिसिस है, किसी को तोड़कर और सरल शब्दों में समझाना है, किसी को थोड़ा डिटेल करके समझाना है। ये बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमसे कभी व्याख्या में गलती नहीं होगी। चूंकि बी उपसर्ग लग गया है, इसलिए जो कुछ विवरण और डिटेल हम देंगे वो थोड़ा सा ऐसा देंगे कि ज़्यादा सटीक हो, ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हो और थोड़ा सा उसकी प्रभावशीलता और बढ़ जाए। तो वास्तव में यही सेंस व्याख्या का निकलता है और व्याख्या का अर्थ यही होता है। तो अब जब हमको किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो तो 2-3 बातों का हमको और ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? हिंदी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 प्रकार के कथन होते हैं। अगर हम वहाँ देखेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है जो प्रत्यक्ष कथन होता है और एक होता है जो परोक्ष कथन होता है। ठीक है, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष। तो एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने देखा होगा, अंग्रेजी में आपने नरेशन देखा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी तरीके से हिंदी में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन है। प्रत्यक्ष का मतलब जैसे अगर सीधे सीधे हम कहें कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा है और उनका कोई कोटेशन हम यहाँ पर इस तरीके से डाल दें, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था और उनकी स्टेटमेंट को हमने कोट कर दिया यहाँ पर। तो ये कथन कैसा होगा? ये प्रत्यक्ष कथन की शैली होगी। लेकिन परोक्ष कथन की शैली कहाँ होगी? जहाँ हम उसी चीज को डिस्क्राइब करके हूबहू वही ना लिखें जो उन्होंने कहा था, बल्कि उसी का सेंस लिख दें। तो इसका मतलब क्या होगा कि वह परोक्ष कथन होगा। हम कह उन्हीं बात को रहे हैं लेकिन हम अपनी तरह से कह रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि यहाँ प्रत्यक्ष कथन कहने वाला व्यक्ति स्वयं होता है और परोक्ष कथन कोई दूसरा उसके कथन को कहता है। हिंदी में ये जो कहता है अर्थात जो वक्ता होता है उसको हम आप क्या कहते हैं? उसको हम आप पुरुष कहते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के पुरुषों की चर्चा भी बहुत आवश्यक है। कौन कौन? एक होते हैं उत्तम पुरुष और एक होते हैं अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का मतलब जो वक्ता हो वह स्वयं, जो किसी स्टेटमेंट को कहे अगर वह खुद सामने है, वो खुद कह रहा है, तो उस प्रकार के वक्ता को हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। लेकिन अगर किसी अन्य बात को कोई थर्ड पार्टी कह रही, कोई अदर पर्सन कह रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहें कि गांधी जी ने कहा, फिर इन्वर्टेड कामा में लिखें सत्य ही ईश्वर है, तो यहाँ सत्य ही ईश्वर है कैसा हो गया? डायरेक्ट कथन हो गया। और गांधी जी कौन हुए? उत्तम पुरुष की शैली में। ये सारी चीजें कैसी हो गई? उत्तम पुरुष की शैली में प्रत्यक्ष कथन। लेकिन अगर इसी को हम तोड़ कर लिखें कि एक बार गांधी जी ने सत्य के संबंध में चर्चा करते हुए सत्य को ईश्वर का दर्जा दिया था, तो यहाँ पर देखिए बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गांधी जी नहीं कहे, यहाँ पर थर्ड पार्टी अर्थात हमने वो गांधी जी की बात को कही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा सेंटेंस किस रूप में हो जाएगा? या अन्य पुरुष की शैली में हो जाएगा और परोक्ष कथन के रूप में हो जाएगा। व्याख्या करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर व्याख्या वाला कोई भाग या उसका कोई पार्ट वो अगर प्रत्यक्ष कथन के रूप में है तो उसको परोक्ष कथन में बदल लेंगे, अगर उत्तम पुरुष की शैली में है तो अन्य पुरुष की शैली में बदल लेंगे। ध्यान क्या रखना है? अगर वह अन्य पुरुष में है तो अन्य ही रहेगा, लेकिन अगर उत्तम पुरुष में है तो उसको अन्य में चेंज कर देंगे। अगर परोक्ष है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अगर वह प्रत्यक्ष में है तो उसको हम परोक्ष में बदल देंगे। तो एक काम तो ये करना है कि प्रत्यक्ष कथन को व्याख्या करते समय परोक्ष में बदल लें और उत्तम पुरुष शैली में कोई बात कही गई है तो उसको अन्य पुरुष शैली में परिवर्तित कर दें। अर्थात व्याख्या जब भी लिखी जाएगी तो वह सदैव परोक्ष कथन के रूप में अन्य पुरुष की शैली में ही लिखी जाएगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक काम तो ये करना है। दूसरा काम व्याख्या करते समय क्या सावधानी और बरतनी है? जितने भी इस प्रकार के उस प्रकार के क्लिष्ट शब्द आपको मिल रहे हों, यानी टफ वर्ड हों, वहां पर ज्यादा सामासिक शब्द हों,
तो हम आप क्या करेंगे, ऐसे शब्दों के लिए हम कोई पर्याय शब्द खोज लें, उनको तोड़कर उनका कोई सरल रूप खोज लें। तो यहां पर गद्यांश के रेखांकित अंश में जो शब्द लिखे गए हैं वह वास्तव में मूल शब्द हैं। हमें क्या करना है कि ऐसे मूल शब्दों का प्रयोग हम जब व्याख्या करें तो यहां पर ना करें। हम मूल शब्दों को परिवर्तित करके उनका कोई पर्याय खोज लें या उनका कोई अन्य समानार्थी शब्द खोज लें। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि जो इसके मूल शब्द हैं हूबहू उन्हीं को मत उतारिए, ठीक है। इन सारे शब्दों का आप कोई पर्याय या समानार्थी शब्द खोज लीजिए। ये बात आप शब्दार्थ में भी एक दो शब्दों के लिए करेंगे ही। जो क्लिष्ट शब्द हों, ऐसे कठिन शब्द हों संस्कृत में या सामासिक शैली में, उनको आप परिवर्तित करके उनका कोई पर्याय रूप या उनका कोई सरलीकृत रूप ले लीजिए। तो अब हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर लिया। मॉडिफाई कहाँ कहाँ हुआ, प्रत्यक्ष कथन परोक्ष में बदल गया, उत्तम पुरुष शैली अन्य पुरुष शैली में बदल गई, कोई इस प्रकार का टफ वर्ड था तो सरल शब्द में उसको कन्वर्ट कर लिया गया, और जो मूल शब्द थे उनको हमने पर्याय में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतना वर्क करने के बाद अब हमें उसको लार्ज करना है। जो बात यहाँ पर कही गई है व्याख्या करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके डिटेल करना होगा। तो डिटेल करते समय किन बातों को ध्यान रखें, पहला कि लेखक के दृष्टिकोण और मना स्थिति से कभी भी हमको इतर नहीं जाना चाहिए। हमें अपना सेंस उसमें ना रखें। हम कोशिश करें कि दृष्टिकोण और मना स्थिति लेखक की हो, लेकिन हम अपनी तरफ से उन्हीं बातों को कहें जो वास्तव में उन्हीं की बातों को पुष्ट करता हो, ना कि वह किसी अन्य बात को पुष्ट करता हो, ठीक है। तो पहली महत्वपूर्ण चीज ऐसी है कि जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें इसके सेंस को हमेशा ध्यान में रखना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा कि अपनी तरफ से हम इसमें कुछ और बातें जोड़ें, तभी तो उसका एरिया बढ़ेगा, तभी वो डिटेल में होगी। तो क्या क्या हम उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे अगर कोई उससे मिलता जुलता अन्य कोई प्रसंग है तो आप उसको भी इसके साथ में जोड़ लीजिए डिटेल करने के लिए, बस रेलिवेंट होना चाहिए। अगर इसके साथ आप देखते हैं एक आध मुहावरा भी इससे संदर्भित है तो उसको भी आप इसके साथ जोड़ लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। आपका ज्ञान का डायमेंशन भी पता चलेगा और बात और ज़्यादा सटीक होती जाएगी और ज़्यादा एग्जैक्ट होती जाएगी। तो कोई प्रसंग हो तो जोड़ लीजिए, कोई मुहावरा हो तो जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके संबंध में अन्य कोई घटना ऐसी रही हो इतिहास में, भूगोल में, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उस पुराने ज्ञान के भंडार का उपयोग करिए। और यहाँ पर देखिए कि कोई ऐसी अगर घटना रही हो तो आप उसको भी साथ में जोड़ लीजिए। तो अब हमने क्या किया, अब इसको मॉडिफिकेशन कर लिया और इससे मिलती जुलती चीज़ें ये उसमें हमने ऐड कर ली। अब ऐड करने के बाद उसे अपने शब्दों में इस तरीके से 5-7 लाइनों में लाकर, मैंने शब्द सीमा वाली बात में पर्याप्तता की बात कही, तो उसको इस तरीके से फॉर्मेट में लाकर हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो हमारी ये व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको मेन बातें क्या ध्यान रखनी है, व्याख्या क्या होती है या किसी चीज़ की डिटेल होती है, उसका एनालिसिस करके रूप प्रस्तुत किया जाता है। किसका करना है, किसी गद्य खंड के रेखांकित अंशों का करना है। एक रेखांकित अंश की व्याख्या एक जगह होगी, कई रेखांकित अंश हैं तो अलग अलग व्याख्या करनी है। व्याख्या करते समय क्रम का ध्यान रखना है, क्रमवार ही व्याख्या करनी है। जब व्याख्या करेंगे तो फॉर्मेटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए। शब्दार्थ की बात है, अगर हमको 3 व्याख्या करनी है तो किसी एक में शब्द लिख दें, किसी एक में अर्थ लिख दें, किसी एक में कुछ भी ना लिखें, इस बात का ध्यान रखना है। तो फॉर्मेटिंग ऐसी हो। नीली काली पेन का उपयोग कर लें। ये जो हेडिंग डालने वाले पोर्शन है इसको ब्लैक बोल्ड पेन से लिख दें, बाकी को ब्लू पेन से लिख दें। जब हम गद्यांश को पढ़ें तो 2-3 बार पढ़कर उसके भाव और विचार को पूरी तरीके से समझ लें, लेखकीय दृष्टिकोण मना स्थिति को अच्छी तरीके से समझ लें। इसके बाद अपने आप को फोकस करें कि हमको किस बात की व्याख्या करनी है। कभी कभी कुछ लोग एक सवाल और पूछते हैं, वो कहते हैं कि व्याख्या करते समय ये जो अपर लाइन है या बिलो लाइन है, ठीक है, यानी रेखांकित अंश की ये जो पहले का भाग है या ये जो बाद का भाग है, क्या उसको भी व्याख्या में जोड़ना है? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर वो प्रासंगिक है तो आ भी सकता है, नहीं प्रासंगिक है तो छूट भी सकता है। इसमें अपर लाइन या बिलो लाइन जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमें जो डिस्क्राइब करना है वो इस इतने भाग को फोकस करना है। अगर इतने भाग का रिलेशन यहाँ से होता है और कोई रिलेवेंट बात है तो वो स्वतः आ जाएगी उसके भीतर। आप व्याख्या के गुणधर्म को ध्यान रखिए, वो स्वतः आ जाएगी। लेकिन हमें जिस थीम को डिस्क्राइब करना है,
जिस मेन मैटर को हमें अपना केंद्रीय विषय बनाना है वो वास्तव में यही का भाग होगा। तो इसलिए अपर लाइन या बिलो लाइन को लेकर आप टेंशन में मत रहिए। और मैंने कहा है कि किसी एक लाइन का भाग वो आपको वास्तव में समझा भी नहीं जा सकता है। जब आप पूरी व्याख्या को पढ़ेंगे तो आप उसके पूरे सेंस ऑफ प्रेजेंस से जुड़ जाएंगे, यानी जो कुछ प्रस्तुतिकरण का उसका दृष्टिकोण है, उसका मन है, आप उससे स्वतः जुड़ जाएंगे। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अगर हम पहले ना पढ़ें 2-3 बार और लेखक के पूरे दृष्टिकोण को ना पढ़ें, जब पूरा दृष्टिकोण समझ में आ जाएगा तो आप चाहे इसकी व्याख्या करिए, चाहे इसकी, कहीं कोई गलती नहीं होगी। लाइन लेंथ हमारी वो मेंटेन हो जाएगी। और अगर हम पूरी बात को नहीं समझेंगे, हम सोचें कि इतना पढ़ के पहले व्याख्या कर ले तब आगे पढ़ें, तो इससे क्या होगा, लाइन लेंथ हमारी गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हों, ठीक है, सड़क पर, और एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो देखने में उससे उम्र में कम लग रहा हो उसको मार रहा हो, उसको पीट रहा हो, और आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको आपके कान में ये शब्द सुनाई देता है कि जो है आज शाम को घर चलो तो मैं तुम्हें मार के घर से निकाल दूंगा, ठीक है, ये बात आपको सुनाई देगी। अब आप सोचिए कि ये जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है ये पूरा गद्यखंड हो गया, लेकिन आपके कान में जो शब्द पड़ा कि आज तुम घर चलो और वहाँ से मैं तुम्हें मार के आज घर से निकाल दूंगा, वो मान लीजिए केवल इतना पार्ट जो आपके कान में पड़ा, इस पूरे सीन ऑफ क्राइम का ये पार्ट पड़ा। अब अगर आप पूरे सीन ऑफ क्राइम को समझते हैं कि वास्तव में ये क्या है, ये व्यक्ति जो कह रहा है कहने वाला कौन है, जिसके लिए कह रहा है वो कौन है, कहने का सेंस क्या है, और जो कह रहा है उसकी प्रभावशीलता कितनी है, अर्थात उसका डिटरेंस कितना है, भयादोहन कितना है उसका, तो आपको ये पता चलता है कि वास्तव में जो पीट रहा था वो बड़ा भाई है, जो मार खा रहा था वो छोटा भाई है। बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करके छोटे भाई को पढ़ाता है, छोटा भाई क्या करता है कि स्कूल से भागकर पिक्चर देखता है, घूमता है, गलत लड़कों की संगत में रहता है और इधर उधर टाइम पास करता है, भाई के मेहनत से कमाए गए पैसे का दुरुपयोग करता है। भाई को बहुत बार शिकायत मिली, उसने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं सुधरता, बार बार बुरी आदतों पर ही चलता रहता है। एक दिन फिर भाई को शिकायत मिली और बाजार में छोटा भाई घूमते हुए मिल गया, तो बड़ा भाई यह देखकर कि ये मेरी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग कर रहा है, छोटे भाई के प्रति उसका प्रेम है, तो अगर वह गलत रास्ते पर जा रहा है तो दुखी है, क्षुब्ध है। इस दुख के कारण, क्षुब्धता के कारण, निराशा के कारण, पैसे के दुरुपयोग से जो उपजी हुई मना स्थिति के कारण है वो आपा खो देता है, और आपा खोकर क्रोध की स्थिति में अपने छोटे भाई को मारना शुरू कर देता है। अब आप जरा इस सेंटेंस का मूल्यांकन करिए जो उसने कहा था कि घर चलो मैं आज तुम्हें मारकर घर से निकाल दूंगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, वास्तव में ये कहने वाला इसका दुश्मन नहीं है, भाई है, प्रेम बस कह रहा है, इस सेंस से कह रहा है, वो मारकर घर से नहीं निकालेगा, अभी गुस्से में तो कह रहा है, जब तक घर पहुंचेगा शाम तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर भाई को समझाए बुझाएगा और अगले दिन फिर उसे स्कूल पढ़ने भेजेगा। तो आपको पूरी सीन ऑफ क्राइम ये समझ में आती है। अगर ये सीन ऑफ क्राइम आप ना समझते और केवल इतनी ही बात आप समझते तो आपको लगता कि ये तो बड़ा निर्दयी व्यक्ति है, इसके मन में तो बहुत हिंसक भावना प्रतीत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम को इसको वास्तव में मार के घर से निकाल दे, तो ऐसे में तो इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, ये व्यक्ति तो पीड़ित है। लेकिन जब आप सीन ऑफ क्राइम समझते हैं तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि आप पूरे गद्यखंड को 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको सीन ऑफ क्राइम क्लियर हो जाएगा, पूरा सेंस, पूरा भाव, पूरा विचार, पूरा दृष्टिकोण, पूरा मंतव्य क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद जब आप व्याख्या करेंगे तो लाइन लेंथ कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो इसलिए जब आप व्याख्या करें तो फोकस तो आपको इतने पर करें, लेकिन पूरा वो सीन ऑफ क्राइम आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझें। तो अब आप फॉर्मेट की गलती नहीं करेंगे, अब आप व्याख्या करने में किन बातों का ध्यान रखना है इसको नहीं करेंगे, पढ़ते समय क्या बातें समझनी है, किसका वर्क करना है इसकी गलती ना करें, शब्दार्थ वो किसका लिखना है, कहाँ लिखना है, किस रूप में लिखना है ये ध्यान रखें, टिप्पणी कैसे लिखनी है, किस रूप में लिखनी है इसका ध्यान रखें, और अपने पूरे फॉर्मेट को इस ढंग से ध्यान रखें। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वो है आपकी राइटिंग और आपके लिखने में कहाँ कौन सी लाइन है, कहाँ कौन सा सेंस है। अगर कोई चीज़ वो अच्छी लिखी है, इस बात के साथ साथ वह अच्छे ढंग से लिखी है, तो उसकी प्रभावशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यही व्याख्या आपने लिखी है और इसमें किसी की लाइन इधर छोटी है, किसी की लाइन इधर छोटी है, कोई शब्द यहाँ लिखा है, ये आपने बड़ा लिखा, ये छोटा लिखा, यहाँ शब्द से शब्द की दूरी ज़्यादा है, लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा है, यहाँ आकर
वह गिचपिच शैली में हो गया, यहाँ शब्द से शब्द की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी नहीं है, तो आपने बात कितनी भी बढ़िया लिखी हो, पढ़ने वाले का मूड खराब हो जाएगा और परीक्षक आपको अच्छे अंक नहीं देगा। तो इसलिए आप रफ वर्क करके घर पर होमवर्क के रूप में आप अपनी कॉपी में शब्द से शब्द की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, इधर की लाइनें बराबर हों, इधर की लाइनें बराबर हों, सही जगह पर हेडिंग पड़ी हो, राइटिंग साफ सुथरा हो, वर्तनी का भी कोई उसमें दोष ना हो, ये सब आप घर पे पढ़ के अभ्यास करके देख लीजिए। आप कहते हैं कि हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो तैयारी में क्या करते हैं? तैयारी में यही सब चीज़ें तो तैयार करनी है कि हमारी राइटिंग ठीक हो, कोई व्याकरणिक त्रुटि ना हो, सही चीज़ें सही ढंग से सही जगह पर लिखी जाएं। तो अगर कोई चीज़ देखने में सुंदर है, आपकी लेखनी सुंदर है, प्रेजेंटेशन का तरीका सुंदर है, तो अगर टीचर का मन होगा कि किसी व्याख्या में आपको 5 में से 3 नंबर दिया जाए, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन भी सही ढंग से किया होगा तो वो 4 नंबर दे देगा, 1 नंबर का आपको फायदा हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, आपकी व्याख्या 4 नंबर लायक है गुणवत्ता के आधार पर, लेकिन जब उसका गुणवत्ता का प्रदर्शन देखा जा रहा है तो उसने कहा कि नहीं, इसका गुणवत्ता तो ठीक है, प्रदर्शन नहीं ठीक है, इसलिए 4 लायक जरूर थी, लेकिन 1 नंबर काट दीजिए, इसको 3 नंबर दीजिए। तो आपको 1 नंबर यहाँ पर वो मिस हुआ। और अगर ऐसा पूरे पेपर में होता है तो हो सकता है ओवरऑल 10 अंकों का अंतर आ जाए, वो 10 अंक आपको भारी पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घर पर जब आप तैयारी ही कर रहे हैं तो आप मन लगा के तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। व्याख्या का ये पोर्शन आपको आशा है समझ में आ गई होगी, उसको देखिएगा। मैंने कुछ नोट्स भी वो आपको टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उस पर मैंने उपलब्ध कर दिया है। वहाँ पर कुछ गद्यखंड दिए हुए हैं और उन गद्यखंड के रेखांकित अंशों की व्याख्या भी की गई है। जैसे मैंने बताया, व्याख्या करने के जो नियम मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हैं। तो वो 2-3 पेज का आपका नोट्स हो जाएगा। तो आप उस नोट्स को चाहिए तो प्रिंट आउट कर लीजिए या PDF रूप में उसी तरह पढ़ लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और साथ साथ ये मेरा लेक्चर आप सुनिए और उसके बाद अपना अभ्यास वर्क करिए, ठीक है। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और फिर अगले किसी लेक्चर में वो हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो तर्कस निःशुल्क व मुक्त शिक्षा के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए व्याख्या का ये पोर्शन लेकर आया था। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।